तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज से संज्ञा। क्या शुरू कर रहे हैं? संज्ञा। ठीक है भाई। तो संज्ञा के बारे में पहले से भी पता ही होगा सारे लोगों को। थोड़ा सा हम लोग ब्रशअप करेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा जो है वो क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, ऐसा जो बोध कराने वाले शब्द हैं उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? संज्ञा बोल रहे हैं। एक्चुअली संज्ञा को अगर बहुत शॉर्ट में हम लोग देखें तो नामवाची पद जो होता है ना। अगर ये कठिन लग रहा हो तो इसको ऐसे समझना है। नामवाची पद जो होता है, पद माना पद, पद और शब्द में क्या अंतर है? किसी को पता है क्या? अभी हम लोग पीछे शब्द विचार देख रहे थे तो ये भी शब्द विचार में ही चल रहा है। तो शब्द और पद में किसी को अंतर है? पता है अंतर क्या होता है? देखिए भाई, शब्द और पद में अंतर क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं, या फिर शब्दों के सार्थक मेल को शब्द बोलते हैं। ठीक है। पद भी ऐसा ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। और वो अगर इंडिपेंडेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है गाय, तो इसको हम लोग पद नहीं बोल सकते हैं, ये क्या है? शब्द है। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि गाय एक चौपाया जानवर है, तो इस जगह पर ऐसा लिखा हुआ है मान लो, तो इस जगह पर गाय क्या है? पद है। तो पद और शब्द में अंतर समझ में आ गया कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पद बोलते हैं। और इंडिपेंडेंट वही शब्द है तो उसको हम लोग शब्द बोलेंगे। समझ में बात आ गई? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पद समझ में आ गया। तो नामवाची पद जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। और यहाँ पर पद इसीलिए लिखा गया है क्योंकि कई बार संज्ञा जो है कोई शब्द जो है वो संज्ञा है अथवा नहीं है, इसका जो है उसके प्रयोग पर भी निर्भर होता है। वाक्य में उसका प्रयोग किस तरह से किया गया है, इसके आधार पर भी यह डिसाइड होता है। इसके आधार पर भी यह डिसाइड होता है कि वो शब्द संज्ञा है अथवा नहीं। इसीलिए यहां पर हम लोग पद का इस्तेमाल करते हैं, शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है भाई। तो नामवाची पद क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और वो क्या हो सकता है? किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, या फिर किसी प्रकार के भाव का बोध कराने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो संज्ञा समझ गए सब लोग? अब लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं। तो संज्ञा को समझने के लिए हम लोग संज्ञा के भेद को समझेंगे। तो मुख्यतया संज्ञा को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। ये अलग अलग व्याकरण में अलग अलग मिल सकता है, इससे परेशान नहीं होना है। जितना भी भेद है उसको हम लोग देखते सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो याद रहेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा साफ नाम से ही दिख रहा है, जिसमें व्यक्ति का बोध हो। व्यक्ति मतलब इंसान से मतलब नहीं है, यहाँ आगे हम लोग समझेंगे तो थोड़ा डिटेल में। उसी तरह से जाति मतलब इंसान की जाति से संबंध नहीं है, यहाँ इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है। भाववाचक संज्ञा में निश्चित तौर पर भाव से संबंध है। समझ बात आ गई? तो इन तीनों को हम लोग बारी बारी से थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे। तो अभी हमको क्या करना है? संज्ञा के 3 भेद हैं मुख्यतया। उसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन दिमाग में नहीं लाना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई संबंध विशेष व्यक्ति विशेष से नहीं है। जातिवाचक का संज्ञा इंसान की किसी जाति से नहीं है। इसको हम लोग थोड़ा ब्रॉड स्केल में देखेंगे, जाति क्या है और व्यक्ति क्या है, तब समझ में आएगा कि इसका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों लिखा गया है और इसका नाम जातिवाचक संज्ञा क्यों लिखा गया है और इसका नाम भाववाचक संज्ञा क्यों। ठीक है भाई। तो आगे बढ़े। तो चलिए भाई, पहला देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ जो है व्यक्ति विशेष से नहीं है। किसी भी चीज में जो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नेम है, उसको यहाँ पर व्यक्ति की तरह समझना है। जैसे जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसका कोई संबंध व्यक्ति से नहीं है, व्यक्ति के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश एक व्यक्ति है, राम एक व्यक्ति है, मनोज एक व्यक्ति है। इसके लिए भी हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं, ये सही बात है, लेकिन सिर्फ व्यक्ति के लिए ही इसका प्रयोग नहीं करते हैं। समझ बात आई क्या? क्या समझ में आई भाई? कि इस तरह का कोई भी नाम हो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। कुछ जैसे गंगा है, तो ये क्या है? गंगा क्या है? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक रिवर को बता रहा है। उसी तरह से हिमालय है, हिमालय क्या है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, हिमालय कोई व्यक्ति तो नहीं है, पहाड़ का नाम है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे, है ना। जैसे पटना है, क्या समझे, तो पटना क्या एक स्थान विशेष का नाम है ना, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। कोई एक पुस्तक है जैसे रामायण है या महाभारत है, तो ये क्या है, एक पुस्तक विशेष का नाम है ना, तो इसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा ही बोलेंगे। समझ गए। तो व्यक्ति का मतलब यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक। जब किसी स्पेसिफिक चीज को हम लोग बताने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। समझ बात आ गई। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर रमेश है, दिल्ली है, रामायण है, इत्यादि है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। देखिए भाई, पीछे के क्लास में जब हम लोग इंग्लिश का क्लास कर रहे थे तो उसमें हम लोग इसको बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके देखे थे, अगर तुम्हें याद होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग रिकॉल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा जो है ये क्या करता है, एक जाति विशेष को बतलाता है। जाति विशेष मतलब इंसान में जो जाति प्रचलित है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है भाई। जाति मतलब जैसे एक नदी है, तो नदी एक जाति है। ठीक है, नदी क्या है, एक जाति है। तो नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन एक नदी में नाम किसी नदी का, जैसे गंगा है, यमुना है ना, सरयू है, सोन है, ये जितना भी इंडिविजुअल रिवर है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उनका जो ग्रुप है, नदी सबको बोल सकते हैं, तो नदी क्या है, उसकी जाति हुई। अब समझ में आया। तो ये जाति जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो गया, नदी इसीलिए जातिवाचक संज्ञा है। अब तुमसे पूछे गंगा है और यहाँ नदी है ना, तो गंगा क्या है, नदी है। अरे गंगा नदी है ना। तो जब इस तरह कंफ्यूजन है ना, तो इस तरह का सेंटेंस यूज करके देखो तो समझ में आ जाएगा। तो जो गंगा नदी है, तो गंगा क्या हो गई, व्यक्तिवाचक हो गया, नदी क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। उसी तरह से हिमालय क्या क्या है, जातिवाचक। हाँ, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना सेंटेंस, हिमालय पहाड़ है, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ऐसा जब लिख देंगे तो पहाड़ क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, और हिमालय क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसी तरह से लिखते हैं रामायण एक पुस्तक है, रामायण एक पुस्तक है। कंफ्यूजन जब भी हो ना, तो ऐसा सेंटेंस यूज कर लो, समझ में आ जाएगा। रामायण क्या एक पुस्तक है, तो रामायण क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, और पुस्तक क्या हो गया, समझ में बात आ रही है? ऐसा कोई भी एक ले लो जिसमें तुमको कंफ्यूजन हो जाए कि ये व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक है, तो तुमको इससे समझ में आ जाएगा कोई भी। जैसे मान लेते हैं दूसरा एक ले रहे हैं, कालिदास। कालिदास क्या है बताओ, कालिदास व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अगर हम इसको लिखते हैं कि कालिदास एक कवि हैं, ऐसा लिख रहे हैं, मान लो ऐसा एक सेंटेंस लिख रहा हूं। अब ये कवि क्या है बताओ, जातिवाचक संज्ञा हो गया। कालिदास क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है भाई। तो कालिदास की जगह पे हम लोग अलग अलग कवियों का नाम भी ले सकते हैं, है ना। और सारे क्या है, एक साथ कवि हैं, तो कवि उनकी क्या हो गई, जाति हो गई, है ना। और व्यक्ति विशेष जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो इस जगह पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया और ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। दोनों में अंतर समझ में आया। किसी को दिक्कत है तो बताइए। कोई भी, जैसे पुस्तक, जैसे लड़की है, हम लोग यहाँ लिखते हैं कोई भी एक नाम ले लेते हैं। जैसे मान लो सीता एक लड़की है, ऐसा ले लेता हूँ, है ना। तो सीता एक लड़की है, तो सीता क्या हो गई, व्यक्तिवाचक। लड़की क्या हो गई, ठीक है। उसी तरह दे दो राम एक लड़का है, तो राम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। लड़का क्या हो गया, जातिवाचक। अब समझ गए, कोई दिक्कत है क्या? तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में जब भी भेद करना रहेगा तो ऐसे अलग करके लिख लेंगे। बहुत सुंदर। तो चलिए देखिए जातिवाचक संज्ञा के उपभेद, है ना। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं, पहला है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक में थोड़ा सा अंतर समझते हैं और फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक से नाम से ही ये क्लियर है, इसमें लिखा हुआ है समूह। समूह का मतलब क्या होता है भाई, समूह का मतलब होता है ग्रुप, है ना। तो जो भी शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं, जैसे कक्षा, कक्षा का मतलब एक तरह के बच्चों का एक ग्रुप होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, है ना। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह के बच्चों के ग्रुप को संबोधित कर रहा है। दल, सेना, गिरोह। गिरोह किसका होता है, चोरों और डाकुओं का। गिरोह में कभी मत समझना, गिरोह जो है ये ग्रुप यूज किया जाता है निगेटिव सेंस में हमेशा। भले इंसानों का ग्रुप गिरोह नहीं होता है, साधुओं का गिरोह नहीं होता। ऐसा नहीं बोलना साधुओं का गिरोह आ रहा है। गिरोह किसका होता है, चोरों का,
डाकुओं का, लुटेरों का, दुष्टों का, है ना। समझ गए। तो ग्रुप समझ में आ गया, समूहवाचक संज्ञा समझ में आ गया। द्रव्यवाचक समझना है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, है ना। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। और द्रव होता है, द्रव का मतलब होता है तरल, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, है ना। और ये हो गया मैटर, है ना, जिसको पदार्थ बोलते हैं। ठीक है भाई। तो द्रव्य और द्रव में अंतर समझ में आया। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, ये द्रववाचक संज्ञा नहीं है, ये द्रव्यवाचक है, ध्यान देना, है ना। जिससे किसी द्रव्य का बोध होता है, यानी पदार्थ का बोध होता है, यानी द्रव्य पदार्थ लिखा है तो द्रव्य का मतलब ही पदार्थ होता है। जिस शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसको हम लोग द्रव्यवाचक बोलते हैं। ठीक है भाई। अब द्रव्यवाचक में दो चीज है, इसी में आगे जाकर जब तुम पढ़ोगे तो हिंदी व्याकरण क्या करता है, थोड़ा सा साइंस के जैसा ही लेकिन थोड़ा सा उससे पृथक होकर के द्रव्यवाचक अपने आप को दो भाग में बांट लेता है। एक बोलते हैं उसको द्रव्यवाचक, है ना, और दूसरे को बोलते हैं द्रववाचक, है ना। दूसरे को क्या बोलते हैं? द्रववाचक। तो अब इसमें ध्यान देना है, इसमें क्या है, दूध भी है। दूध क्या है? ये द्रववाचक में आ जाएगा। सोना किस में आएगा? ऊन किस में आएगा? चावल किस में आएगा? पानी किस में आएगा? द्रववाचक में। रुई किस में आएगा? समझ बात आ गई। तो जो तरल पदार्थ है उसको द्रववाचक बोलते हैं और जो नॉर्मल पदार्थ है उसको द्रव्यवाचक बोलते हैं। होल एंड सोल सबको भी आप द्रव्यवाचक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ बात आई। तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक में अंतर समझ में आया? आ गया? किसी को दिक्कत है इसमें? बहुत अच्छे। तो आगे बढ़ा जाए क्या? अरे आगे बढ़ा जाए भाई। चलिए हम लोग थोड़ा सा फटाफट व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले देख ही चुके हैं, जातिवाचक संज्ञा देख ही चुके हैं। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है कहाँ, कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसका इस्तेमाल जो है वो जातिवाचक संज्ञा की तरह होता है और कई बार इसी का उल्टा होता है, यानी जातिवाचक संज्ञा जो है उसका इस्तेमाल व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पर होता है ना। इसका हम लोग कुछ एक उदाहरण देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र क्या है? हरिश्चंद्र क्या है भाई? हरिश्चंद्र क्या है? बहुत अच्छे, हरिश्चंद्र है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है हरिश्चंद्र? हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र है भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कालिदास क्या है? बहुत अच्छे। कभी कभी क्या होता है कि हरिश्चंद्र जो है ये कौन थे? एक सत्यवादी राजा थे। कौन थे? है ना, यानी एक सत्यवादी थे, सीधा समझ सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हरिश्चंद्र को कई बार व्यक्तिवाचक के तौर पर इस्तेमाल तो करते ही करते हैं क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा है ही, लेकिन कई बार हम लोग सत्यवादी व्यक्ति के लिए, सत्यवादी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है ना। हरिश्चंद्र कौन थे? जैसे बताया था ना, रामायण क्या है? पुस्तक है। तो हरिश्चंद्र क्या है? सत्यवादी है। तो सत्यवादी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। सत्यवादी क्या हो गया? तो हरिश्चंद्र क्या है भाई? हरिश्चंद्र है सत्यवादी, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि हरिश्चंद्र एक सत्यवादी है। सत्यवादी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। और हरिश्चंद्र क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन यहाँ लिखा है क्या, देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। यह हरिश्चंद्र का प्रयोग किसके लिए किया गया? हरिश्चंद्र के लिए। किसके लिए? सत्यवादी के लिए। या हरिश्चंद्र का क्या मतलब है? सत्यवादी के लिए है, अच्छे लोगों के लिए है ना, नेक लोगों के लिए है। तो ये हरिश्चंद्र यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है? सत्यवादी के लिए। तो हरिश्चंद्र यहाँ पर क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया, है ना। अब तुम ऐसा ही पैसेज में जब देखना, क्वेश्चन जब आएगा तो ऐसे ही आएगा, कंफ्यूज कराने वाला क्वेश्चन आएगा। तुम्हें लगेगा अच्छा हरिश्चंद्र तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो तुम्हारी जानकारी भी पक्की होगी।
तो तुम कर दोगे उसमें टिक मार्क और तुम करके आ जाओगे क्या। समझ गए बात को। जैसे अगला है, ये जयचंद भाई साहब है ना। जयचंद भाई साहब किस काम के लिए जाना जाता है, जिस काम के लिए विभीषण भैया को जाना जाता है ना। क्या समझे, घर का भेदी लंका ढाए। ये जयचंद भी वही था, इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी, है ना। मोहम्मद गौरी की आर्मी के साथ जाके मिल गया था और ये हार का कारण बना। तो जयचंद को हम लोग किस तरीके से जानते हैं। हाँ भाई, तो जयचंद क्या किया, अगर कोई व्यक्ति जो विश्वासघात करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जयचंद हो गया क्या तुम, जिसे बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो विभीषण विभीषण निश्चित तौर पर अच्छे व्यक्ति रहे होंगे, भगवान राम की मदद की थी, सब बात अलग है। लेकिन विभीषण को धोखेबाजी और गद्दारी के लिए भी जाना जाता है ना। इसीलिए भारतीय संस्कृति में लोग विभीषण का सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन अपने बच्चों का नाम विभीषण नहीं रखते, है ना। क्या समझे, समझ रहे बात को। क्या हो, सब कुछ ठीक था, राम भक्त था, सब कुछ ठीक था, लेकिन गद्दार व्यक्ति था। तो गद्दार व्यक्ति का देश में सम्मान नहीं होता है। तो जयचंद भी ऐसे ही लोगों में से आता है, ठीक है। तो धन की लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। तो यहाँ जयचंद मतलब क्या, गद्दार, है ना। क्या बन जाते हैं, हाँ समझ गए, ठग लेगा, धोखेबाजी कर लेगा, तुम्हारे साथ चीट कर लेगा, ऐसे लोग हम लोग क्या बोलते हैं, जयचंद। तो यहाँ पर जो जयचंद इस्तेमाल हुआ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा है ना। वैसे टाइप के लोगों के लिए जयचंद वर्ड इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हम लोग विभीषण भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। समझ के बात को, दोनों का प्रयोग थोड़ा अलग अलग है, लेकिन एक बात बताया, समझ के बात को ना। अगला है, देखिए, जहाँ जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। जैसे महात्मा जी, महात्मा जी हम लोग किसको बोलते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी को, है ना, गांधी जी को। तो लिखा, महात्मा जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। महात्मा जी, लेकिन क्या है, जातिवाचक संज्ञा है नहीं। संत है, महात्मा है, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर महात्मा जी का मतलब क्या है, यहाँ पर महात्मा जी का मतलब है गांधी जी, है ना। यहाँ पर जो है महात्मा जी किसके तरह इस्तेमाल हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह इस्तेमाल हुआ है। महात्मा जी है एक्चुअली जातिवाचक संज्ञा, ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं करना इसको। महात्मा जी है क्या, एक्चुअली जातिवाचक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या इसका प्रयोग है, उसके हिसाब से क्या है, ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा जी का मतलब क्या है, गांधी जी, है ना। हम लोग गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं कि गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पे महात्मा जी का तात्पर्य किससे है, गांधी जी से है, इसीलिए यहाँ पर महात्मा जी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ के बात को। दूसरा है नेताजी। अब नेताजी का मतलब क्या है, नेताजी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है नहीं। नेताजी क्या है, नेताजी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर लिखा है, देखो, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। यहाँ पर नेताजी मतलब क्या, यहाँ पर नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस, है ना। कौन बोला रे, जवाहरलाल नेहरू। तो नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो यहाँ नेताजी जातिवाचक संज्ञा के तौर पर प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पर नेताजी किसके लिए प्रयोग हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। तो यहाँ पर नेताजी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, है ना। तो कई बार ऐसा ही जातिवाचक शब्द रहेगा, लेकिन उसका जब हम लोग प्रयोग देखेंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पद। इसीलिए नामवाची पद था, है ना, संज्ञा के परिभाषा में। तो पद जो है वो क्योंकि शब्द के प्रयोग के आधार पर उसका संज्ञा का भेद निर्धारित हो रहा है यहाँ पर, है ना। अगर सिर्फ शब्द रहे नेताजी तो वो शब्द क्या होगा, हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर सिर्फ शब्द रहे महात्मा जी तो हमेशा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन जब उसका हम लोग प्रयोग वाक्य में करते हैं वो पद हो जाता है। तो पद जो है अपने प्रयोग के आधार पर ये संज्ञा का भेद में जाता है, वो कब जातिवाचक संज्ञा होगा और कब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो ये समझ में आया सभी लोगों को कि कई बार जो शब्द जो जातिवाचक दिखता है तुमको वो व्यक्तिवाचक की तरह है, और जो कई बार जो व्यक्तिवाचक की तरह दिखता है वो जातिवाचक की तरह है। इसमें किसी को दिक्कत है भाई, कोई संशय परेशानी, आगे बढ़ा जाए। बहुत अच्छा, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा, है ना।
तो भाववाचक संज्ञा क्या हो गया? ऐसे शब्द जिससे किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया एकता, बुढ़ापा, दुखी, हंसी, आनंद इत्यादि। ठीक है भाई, तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का थोड़ा सा कार्यक्रम है बड़ा, तो थोड़ा सा इसको हम लोग ब्रीफ में समझते हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगला चीज है जो भाववाचक की संज्ञा की रचना। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भाववाचक संज्ञा की रचना बहुत से होती है। जैसे भाववाचक संज्ञा की रचना जो है हम लोग क्या करते हैं, उसमें जातिवाचक संज्ञा में हम लोग जब प्रत्यय लगाते हैं तो उससे भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। कई बार हम लोग सर्वनाम में प्रत्यय लगाते हैं, उससे भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, कैसे होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग फटाफट में देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे है कुछ एक जातिवाचक संज्ञा है, उसको हम लोग देखते हैं और उसमें लगाते हैं कौन सा प्रत्यय होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं। ठीक है, इसको फटाफट हम लोग करते जाएंगे भाई, लिखते भी जाएंगे। जैसे है मित्र। मित्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। उपसर्ग और प्रत्यय में किसी को दिक्कत है क्या? उपसर्ग और प्रत्यय में किसी को संशय है तो बताओ। इंग्लिश वाले क्लास में हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़े थे, तो प्रीफिक्स जो है वो उपसर्ग हो गया और सफिक्स जो है वो प्रत्यय हो गया। ठीक है भाई, समझ लेते हैं फिर से। प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, समझ गए। उपसर्ग जो है वो शब्द से पहले लगता है। समझ गए। जैसे बुढ़ापा है तो बूढ़ा, और इसमें प्रत्यय लगा क्या? पा। ठीक है भाई, तो शब्द के बाद में लगा तो शब्द के बाद में जो लगता है वो प्रत्यय हो जाता है। शब्द से पहले जो लगता है उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय में किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, जैसे मित्र है, एक जातिवाचक संज्ञा है, तो मित्र से बनाना है भाववाचक संज्ञा, है ना। मित्र जो है, जैसे सुदामा जो है वो कृष्ण के क्या थे? मित्र थे। और उन दोनों के बीच में क्या थी? मित्रता थी। तो उन दोनों के बीच में जो थी वो भाववाचक संज्ञा थी, और वो दोनों जो थे वो जातिवाचक संज्ञा थे। समझ में आता या नहीं आई? है? तो कृष्ण और सुदामा क्या थे? मित्र थे, यानी जातिवाचक संज्ञा थे, है ना। और कृष्ण और सुदामा के बीच में क्या थी? मित्रता थी। वो क्या थी? भाववाचक संज्ञा थी। ठीक है, तो दोनों के मध्य जो भाव था वो कैसा था? मित्रता का भाव था। ऐसे समझना है, दोनों के बीच में कैसा भाव था? मित्रता का भाव था। और ये मित्रता का भाव कहां से आया? जातिवाचक संज्ञा से आया। क्यों? दोनों मित्र थे इसीलिए आया। समझ बात आई? तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे मित्र है तो इसमें जो प्रत्यय लगेगा कौन सा लगेगा? ता लगा ना मित्र में। उसी तरह से एक शब्द है प्रभु, इसमें क्या लगेगा बताओ? क्या होगा? प्रभुता, है ना। समझ गए। उसी तरह से एक शब्द है लघु। लघु क्या बनेगा इससे? लघुता। ऐसे शब्द मिलने से बना लोगे आप उसको क्या? चलिए भाई लिखिए तो। बच्चा, बच्चा, बच्चा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या होगा इससे बताओ? बचपन। बहुत अच्छे। मूर्ख, बहुत सही, है ना। उसी तरह से बालक, बालक से बालपन या बालकपन बनेगा, है ना। पुरुष से, पुरुष से पौरुष, है ना। उसी तरह से स्त्री से स्त्रीत्व। पुरुष से भी बनता है, पुरुषत्व भी होता है और पौरुष भी होता है, स्त्रीत्व। पात्र से, बहुत अच्छे। तो इस तरह से अगर आएगा तो हम लोग उसको आराम से बना सकते हैं। बस ऐसा ही कोई भी जातिवाचक संज्ञा मिले तो उससे भाववाचक संज्ञा बनाने का यही तरीका है। कुछ एक प्रत्यय लगता है जिससे बन जाता है। ठीक है भाई। दूसरा है सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, एक सर्वनाम है पराया, है ना। एक सर्वनाम है अपना। अब इस दोनों में पन लगाओ तो पन क्या हो गया? यहाँ पर प्रत्यय हो गया। दोनों में प्रत्यय लगाए तो भाववाचक संज्ञा बन गया।
क्या हो गया, परायापन हो गया या फिर अपनापन हो गया। ये इस तरह से बनाने में कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वनाम से हम लोग क्या कर सकते हैं, भाववाचक बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या था, जातिवाचक से भाववाचक। ठीक है भाई, कुछ और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अहंकार है, तो अहम मतलब क्या होता है, हाँ, अहम से क्या बना, अहंकार बना, है ना। सर्व से सर्वस्व बना, है ना। अच्छा से अच्छा से, अरे भाई जल्दी बताओ, इतना सिंपल है, अच्छाई, है ना। ठीक है, छोटा से छुटपन, छुटपन। तीक्ष्ण से, हाँ, तीक्ष्ण से तीक्ष्णता, है ना। बड़ा से बड़ाई, सुंदर से, हाँ, मीठा से, हाँ, निपुण से, उसी तरह से ये हो गया। अब थोड़ा दूसरा देखते हैं हम लोग। जैसे क्रिया है ना, क्रिया सब लोग समझ रहे हैं, वर्ब। हिंदी में क्रिया पहचानने का तरीका क्या है, ऐसे सारे शब्द जिसके लास्ट में ना हो और जिससे क्रिया का बोध हो, एक्शन का बोध हो। जैसे पढ़ना, है ना, पढ़ना लास्ट में क्या है, ना। तो ना जिसके लास्ट में हो क्या है, क्रिया है। जैसे घबराना, मिलना, उठना, सोना, जाना, टहलना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो क्रिया से भी हम लोग क्या करते हैं, भाववाचक बना सकते हैं, है ना भाई। तो भाववाचक थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो रहा है, ध्यान देते जाना। चलिए हम लोग कुछ एक देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। जैसे एक क्रिया है हमारे पास, घबराना, इससे क्या बनेगा भाववाचक संज्ञा, घबराहट। वेरी नाइस। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने का सबसे आसान तरीका होता है ना को पहले गायब कर देना, है ना। अब क्या बचा, घबरा हट, है ना। तो इसमें लगा आहट, लगा ना। कहीं पे आहट लगेगा, कहीं पे आवट लगता है। इस तरह कर करके हम लोग बनाते हैं, है ना। कहीं पर लगता है आओ, कहीं पर लगता है आई, है ना, आहट, है ना। जैसे यहाँ पर क्या लगा, आहट लगा ना, कहीं आहट, कहीं आवट, कहीं आई, है ना। इस तरह का लगे। जैसे मिलना, मिलना, मिलना क्या होगा, राम भरत, राम भरत मिलाप, मिलाप, है ना। तो क्या बना यहाँ पर, मिलाप, है ना। काटना से कटाई, हाँ बहुत अच्छे। फसल की क्या होती है, हाँ, खेत की क्या होती है, जुताई। तो जुतना से क्या होगा, जुताई। पढ़ना से, लिखना से, सारे जगह आई प्रत्यय लग रहा है, ध्यान देना। थकना से, थकावट। कौवा और मैना और खेल में फंस जाते हो, हर जगह एक ही बुद्धि काम नहीं करता है ना। चढ़ना से चढ़ाई, है ना। और चढ़ना से चढ़ाव भी होता है। ठीक है भाई, समझ गए। उसी तरह से अव्यय शब्द जो है उनसे भी भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे दूर, दूर से बना दूरी, है ना। समीप, समीपता। निकट, नजदीक, नजदीकी, है ना। समझ गए। इस तरह से डिटेल में हम लोग जाएंगे, किसी दिन भाववाचक संज्ञा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जितना बताया इसमें किसी को दिक्कत है क्या, बहुत अच्छे। तो आगे बढ़ा जाए, बहुत अच्छे। तो भैया आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। और हम लोग जो है कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सर्वनाम। तो आज का क्लास यहीं तक, है ना। तत्परता से बने रहने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू ऑल, है ना। ठीक है भाई, बाकी हम लोग देखेंगे कल।